बहुत बड़े ऐलान हुए इस बजट में। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो छूट है वो 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। सीधे सीधे सबसे पहले टैक्सेशन की बात करते हैं। टीडीएस ऑन रेंट एनुअल लिमिट 2.5 लाख करीब 2,40,000 से 6 लाख कर दी गई है। 7 टैरिफ हटाने का फैसला किया है, सिर्फ 8 टैरिफ रह जाएंगे। ये एक पिटारा खुला है। स्टार्टिंग में अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 12 लाख तक टैक्स नहीं है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 4 लाख तक, बल्कि यहां पर देखिए आप आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं, 8 से 12 लाख रुपए 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए 15% टैक्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको इसके साथ और पता होनी चाहिए कि सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए 50,000 से 1 लाख तक की अब जो छूट की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 0 से 4 लाख रुपीस कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपए 5% टैक्स। जैन जी स्वागत है आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आइए सर, पहले बोर्ड पे आ जाइए, आप सीधे आइए, माइक लगाइए सर को। आइए, हमारे जितने भी मेहमान हैं यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। एक एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आइए सर, अब जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं ये सीधे सीधे नई टैक्स रजीम है। नई टैक्स रजीम है, पुराने वालों का क्या होगा? आइए सर, आपके सामने ये कलम रखी है। सबसे पहले हमें बताइए क्या कितना टैक्स होगा, ये बताइए। आइए यहां पर फ्रेम कट करिए। हाँ, सुबह से जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली वही हुआ, इनलाइन हुआ। 12,75,000 रुपया तक आपको कोई भी टैक्स नहीं दे रहा अगर आप सैलरीड है। लेकिन नई टैक्स रजीम है, देखिए मैं फिर आपसे निशान जी की बात कर रहा हूं। ओल्ड टैक्स रिजीम को अब भूल जाइए, ओल्ड टैक्स स्कीम को अब हटा दीजिए अपने उससे। ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों को हाउसिंग लोन का बेनिफिट है, ब्याज दे रहे हैं हाउसिंग प्रॉपर्टी पे और सारे डिडक्शंस ले रहे हैं। वो एक बार को कैलकुलेट कर लीजिए। तो नई टैक्स रजीम में आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना। बेसिकली बोला गया है 12 लाख रुपया, लेकिन ये 75,000 रुपए वो स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले साल का था, उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है। तो अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो 12,75,000 तक आपको 12,75,000 तो है। जो अगले हफ्ते नया टैक्स बिल आना है, मतलब ओल्ड टैक्स को रिबॉलिश होने जा रहा है। टैक्स बिल आ रहा है, जो लाइन मैंने पढ़ी है वो ये है कि वो लॉ में चेंज आ रहा है, स्लैब में कुछ। चलिए अब आगे बताइए हमें जरा। अच्छा, अब जो ये हो गया मेरा उसका सैलरीड का। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल का, सैलरी जिनका नहीं है उनके लिए है 0 से 4 लाख रुपया तक नील। 0 से 4 लाख। पिछली बार ये कितना था? 0 से 3 लाख। अब इसको बढ़ा के कर दिया 4 लाख। यस, 4 से कर दिया है 8 लाख, जो कि हो गया है 5%। या 8 से 12, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, और 16 से 20 लाख 15% लिखिए जरा। 15%, 16 से 20 लाख 20%। और जो गौरव कल शाम से आप बात कर रहे थे कि सर आप अपना होमवर्क तैयार रखिएगा, 25% का एक स्लैब आना है। आ गया 20 से 24 लाख में 25%। ये कल गौरव बोल रहे थे। और 24 लाख से ऊपर 30%। 24 लाख से ऊपर 30%। बहुत बढ़िया। क्या है निशांत, मुझे ये चीज समझ में आ रही है, आप जो हायर पे जा रहा है उसको ज्यादा टैक्स दीजिए। अगर ये 15 तक होता, ये 12 लाख की जगह अगर 15 होता तो ड्रीम कम ट्रू हो जाता। नहीं, लेकिन 12 लाख एक इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं आसान भाषा में। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए इनटेक है उसको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। उसके बाद जिसकी सैलरी 1 लाख और बढ़ती है उसको 80,000 रुपए का फायदा। अभी वित्त मंत्री कह रहे थे एब्सोल्युटली 24 लाख तक की जिसकी सैलरी है उसको 80,000 का फायदा। प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की आ रही है कि जो भी 12 लाख रुपया कमा रहा है, अगर वो सैलरीड है उसको सिर्फ 75,000 रुपए का जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो सैलरीड क्लास नहीं, जो प्रोफेशनल्स है उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 75 का। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, इसमें एक और पार्ट है जो ऐड यहां पर मैं चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको 50,000 से 1 लाख तक की छूट है। टीडीएस पे है, टीडीएस पे जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है। जैसे आपका पहले ब्याज आता था फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, आप उसको 80 टीटीबी से कंफ्यूज मत करिए। ये टीडीएस की बात कर रही हैं, दोनों में डिफरेंस। लेकिन एक चीज, ये जो आप बता रहे हैं ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ये
बजट। ये अभी 1 जो अप्रैल से लागू होगा। 2025, 31 मार्च 2000। क्या जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर रखी है मौजूदा वित्तीय वर्ष में, क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगे? गौरव, अब फिर आपको बोलूंगा, पिछले साल ही ये चीज डिस्कस हो गई थी। अब आपको कंपलसरीली नई टैक्स रिजीम में जाना, अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको बटन टिक करना पड़ेगा वो वापस उस स्कीम में जाने के लिए। ओके, अब आपके लिए कंपलसरी है नई स्कीम में जाना है। मोटा मोटी चीज ये बताइए, अगर किसी इंसान की तनख्वाह 12 लाख रुपए है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 12,75,000 तक भी है तो भी कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो सैलरीड है, फिर बोलूंगा सैलरीड, मैं सैलरीड की बात कर रहा हूं। 12,75,000 के बाद जब तनख्वाह उसकी शुरू होती है सालाना, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ता है? जैसे अगर मान लीजिए 15 लाख की बात करेंगे, जैसे सपोज 15 लाख रुपए आपका है, तो हमारा फिर स्लैब लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? 12 लाख तक तो नील हो गया। 15 लाख यानी 15%। अब आप 15 से 12 लाख, जैसे 15 लाख है तो 12,75,000 तो नील हो गया। अब उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तो फिर 4 लाख के ऊपर काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, फिर से वापस से 0 से 4 नील। एक मिनट सर, आप इसको एक्सप्लेन करें। आइए जरा बोर्ड पर। सपोज करिए किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए, यहां अरे कोई दिक्कत नहीं है, 13 लाख रुपए। एक मिनट यहाँ पे स्लैब डाल लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 0 से 4 नील, 4 से 8, एक मिनट रुक जाइए सर। हाँ। 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 हो रहा है, वो हो रहा है। 20 से 24 25 और 24 से 30। निशान जी, आप समझिए। अब रुक जाइए सर, 1 मिनट। अब हमारा 1 मिनट सवाल ये आया है, यहां पर आप 12,75,000 लिख दीजिए नील, जहां पर आपको कुछ नहीं देना है, राइट? सैलरीड 0। अब सपोज करिए 13 लाख रुपए लिखे सर। अब ये सैलरीड है कि नहीं है? हाँ, सैलरीड इंसान है। वापस से आ जाइए। 13 लाख रुपए है। अब 13 लाख में उसकी तनख्वाह कितनी, आप यहां पर क्या करेंगे? 13 लाख में से पहले तो आप देखिए 75,000 रुपए तो घटाएंगे ना। तो आप कितने पे आ गए? 12,25,000 रुपए। आप एग्जम्प्ट है जी। नहीं, अब आप 14 पे आइए। एक मिनट, 12 लाख, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन करा के 12,25,000 है, टैक्स छूट तो 12 लाख तक ही है ना भाई। आप 13, सपोज ये अभी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ना। हाँ। अब ये कह रहे हैं मेरी सैलरी, मेरी पूरे टोटल सैलरी मेरी 13। अगर किसी की सालाना तनख्वाह 13 लाख रुपए तो फिर क्या होगा? तो यहां से कैलकुलेशन होगा सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोगे आप 13 लाख पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तो कितना है आप? 12,25,000। 12 लाख तक ही है ना सर? छूट 12 लाख तक। तो फिर तो ये स्लैब में चला जाएगा। हाँ, स्लैब पे जाएगा, तो स्लैब से बाहर हो गए ना हम। हाँ, मेरी बात नहीं समझ रहे। आप 12 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख में 75,000 कटाएंगे तो 11,25,000 आ जाएगा। 12,75,000 के ऊपर जाएंगे। जैसे यहां पर 1 मिनट सर, ये अपना पेन दिखाइए मुझे आप। ये है, अब यहां वाला ये स्लैब सीधे यहां हिट करेगा। आप ऐसे करिए 15। 13 लाख की तनख्वाह है तो वो इस स्लैब में आएगा। एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब 1 मिनट ध्यान से देखिए, निशांत कैमरा पर भी निशांत है वैसे। अगर किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए माइनस हुआ, तो उसकी तनख्वाह 12,25,000 है। 12,25,000 का स्लैब ये तैयार करके रखा है, यानी कि आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से आना पड़ेगा। ऊपर से आएंगे सर, निशान सर, ऊपर से आएंगे। 5% काउंट होगा, बचा जो होगा वो 8 से 12 तक 10% होगा, स्लैब और चलेगा। 12 लाख से 15% होगा। अंडरस्टूड। यानी कि कुल मिलाकर अब मुझे एक बात बताइए, एक इंसान को साल में कितना फायदा आपको दिखाई देता है? 15-20 हजार से ऊपर से। पिछली बार 10,000 का फायदा हो रहा था, इस बार 15 से 20 हजार का फायदा हो गया। नई टैक्स रिजीम में 100% हो गया। नहीं, 12 लाख आप समझ लो, 12 लाख तक हम पिछली बार अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 50,000 तक बन रहा था। नहीं, मैं एक और सवाल ले रहा हूं। अभी ये सवाल है कि कितनी सैलरी तक वालों को अब नई टैक्स रिजीम में आ जाना चाहिए? 12 लाख नहीं, 12 मैक्सिमम 12 लाख। जिसकी सैलरी मैक्सिमम 12 लाख रुपए। सर आप नई स्कीम में आ ही जाइए गौरव, उसको आप प्लीज मत। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप अगर किसी की सैलरी, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 50 लाख रुपए। गौरव जी एक बात समझिए, आप अपने दिमाग से ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा दीजिए। नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए अच्छी है। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है, चलिए जिनका पॉइंट टेकन, जिनका हाउसिंग लोन है, जिनके अलग अलग चीजों से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डोनेशन देते हैं, वो सब ओल्ड टैक्स रिजीम में। एब्सोल्युटली। नई टैक्स रिजीम में अगर कोई भी इंसान है, और नई टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट में आप हैं ही, आपको क्लिक करके ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नई टैक्स रिजीम में आज की तारीख में अगर किसी की भी तनख्वाह 12,75,000 है तो 0 टैक्स देना है। जैसे ही आप 13 लाख पे आए, तो आपका पूरा वापस से लगना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, मैं तो वही कह रहा था। 0 से 4 नील, फिर 4 से 8 5 लाख, फिर 8 से 12 10 लाख, फिर 12 से वही 12 से 12 13 1 लाख रुपए का, उस पर 15% देना पड़ेगा। वो वापस से जाएंगे हम वापस। लेकिन 12,75 क्रॉस नहीं होना चाहिए।
12.75 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब जो अभी तक हमारे सामने चीजें आई हैं उसमें मुझे ये टीसीएस क्या चीज है? ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। उसमें क्या है? कलेक्टेड एट सोर्स। जैसे हमारा टीडीएस, जैसे हम टीडीएस काटते हैं, उसको 7 से 10 लाख कर दिया, वो क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है। वो रेंट की आप रेंट की बात कर रहे हो। जी। वो जिसकी उन्होंने बोला कि रेंट पे 2.5 लाख तक जो था उसको 6 लाख कर दिया। 2.5 लाख को 6 लाख कर दिया रेंट का टीडीएस। टैक्स कलेक्टेड जो आदमी टैक्स नहीं, एक बार फिर से इनकम टैक्स पे रहते हैं, उस पे आते हैं। ये पहले जो 0 था, ये पहले 0 to 3 था, और जो अब 4 से 8 है वो 3 से 6 था। 3 से 7 था। 3 से 6 7 था। क्योंकि देखो ना 7 लाख, याद है 7 लाख तक हमको कोई टैक्स नहीं देना था। ओके, ठीक है। और जो ये 10% है, ये 7 से 9 था, जिसको 8 से 12 कर दिया, और 9 से 12 का। और 15% जो था वो पहले 9 से 12 था, जो 12 से 16 हो गया। यानी इन सब स्लैब्स में बहुत फायदा है, और 25% का कोई स्लैब नहीं था। बिल्कुल, ये कल शाम से आप कंटिन्यूसली जो प्रपोज कर रहे हैं, 12 से 15 लाख पे जो 20% था वो 16 से 20 लाख पे हो गया। यानी 5 लाख का फायदा तो इसी स्लैब में हो गया। हर स्लैब में 1-1, 2-2, 4-4 लाख का फायदा हुआ है। हो रहा है। तो मतलब यहां भी फायदा हो गया। तो आप मान के चलो 50-60 हजार रुपए इसमें बच रहे हैं। कितना पैसा बच जाएगा? लाख रुपए। अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में लाख रुपए बच जाना चाहिए। आराम से बच जाएगा। आराम से बच जाएगा। अभी कैलकुलेट यहां लिख के बताइए। एक काम करते हैं ना, फटाक से ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम बना लेते हैं। 2 मिनट लगा लेते हैं। करिए। तो जैसे सपोज मेरी 15 लाख रुपया है। हाँ, सपोज हम चल रहे हैं पुरानी स्कीम में, पहले थे 0 से 3, ये था नील। हाँ, 3 से 7 लाख हमारा कितना था? 5% कितना हुआ? 4 लाख पे 5% हुआ 20,000। ओल्ड दिखा रहे, राइट? ये हम ओल्ड न्यू स्कीम, न्यू रिजीम, ओल्ड न्यू रिजीम। ठीक है। ठीक, तो फिर 7 से 10 लाख था। ये न्यू है जो 7 से 9 लाख था। 9 लाख इधर था वाला ना? न्यू है। 7 से 10 की 7 से 9? 7 से 9, 10%। ये एक्सप्लेन कर दे एक बार। जो आप न्यू टैक्स रिजीम में थे पिछले साल तक, जो न्यू टैक्स रिजीम थी, ये वो दिखा रहे हैं हमारा। एब्सोल्युटली। ओके। 0 से 3 नील, 3 से 7 5%, 20,000, 7 से 9 10%, 20,000, 9 से 12 लाख, ये था हमारा 15%। गौरव जी बिल्कुल। कितना 9 से 12 था 15%, और फिर 12%, 12 से 15 लाख 20%। 20%, ये हुआ 15 लाख से ऊपर 30%। 60,000। 15 लाख से ऊपर 30%। अब जरा एक काम करिए ना, यहीं तक हम आ रहे हैं 15 लाख तक। जरा करिए 20, 40, 85 और 60, कितना? 145। ये 2000 है। ये कितना 20,000 है। 20,000 है। 20, 20, 40, 40, 80, हाँ 1,45,000। 1,45,000। अब आ जाइए प्रपोज्ड इन दिस बजट। अब इन्होंने क्या किया है? 0 से 4 नील, ठीक? यस। 4 से 8 5%, कितना हुआ? 20,000। 8 से 12 10%, कितना हुआ? 40,000। 12 से 15, 12 से 16 नहीं 15 सर, 16 सर। अरे आज की जो बात कर रहे हैं आप, तनख्वाह 12 15 हमने स्टार्ट। अच्छा, उस पे आप बात कर रहे हैं। ओके, नहीं मैं टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूं। निशांत का क्वेश्चन था 15 लाख पे क्या है? ठीक है। 15 लाख पे है 15%, तो 3 लाख का हुआ 45,000। तो ये मिला के हुआ 1,05,000, तो 40,000 रुपया बच रहा है। 40,000 रुपए आपका बच रहा है, जो नई टैक्स रिजीम में नए प्रोविजंस हैं उसके अनुसार। यानी 40,000, और ये 40,000 15 लाख की तनख्वाह पे। मतलब एक मोटा मोटा है कि अगर आपके तनख्वाह 15 लाख है, तो इस बार जो टैक्स आपको रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें आपको 40,000 रुपए साल के बच रहे हैं। 15,75,000, क्योंकि 75,000 का तो स्टैंडर्ड सैलरी की बात नहीं कर रहे थे ये। अच्छा, नहीं सैलरी की बात। अगर हम सैलरी की बात तो 75,000 रुपए का हेरफेर कर दीजिए। 75,000 का हेरफेर यहीं आएगा, तो 75,000 का 15% यहाँ और कम हो जाएगा। तो ये तो 15 लाख का हो गया। अब जरा 20 लाख पे बात करते हैं, लेकिन इसको फिर आप थोड़ा सा नेक्स्ट पेज कर दीजिए। 1 मिनट करिए, रुकिए, यहीं पे कर देते हैं ना, आप इसी स्लैब में कर दीजिए। ये हो गया आपका जो अभी है, और जो ये आज आप करेंगे, ऊपर कर दीजिए 20 लाख। आप यहाँ पे करते 20 लाख जी। अब इसको कर दीजिए 20 लाख। ये है पुरानी नई टैक्स रिजीम, और जो है ये प्रपोज्ड। रुकिए, इसको आप करिए। ये जी 20 लाख रुपया जी। नील, 3 से 7 लाख रुपया हुआ कितना? 5%, 20,000 जी। 7 से 9 लाख हुआ 20, कितना था मैं बोल रहा थोड़ा सा? 7 से 9 नील, 5%, ठीक है, 10%, हाँ, 15%, 20% और 30%। 30%, यस, ठीक। अब 15 से 20 लाख रुपया, हाँ। तो 7 से 9 हुआ 20,000 रुपया जी। ये हुआ आपका 45,000 रुपया, ये हुआ आपका 60,000 रुपया, और ये हुआ आपका 1.5 लाख रुपया। मिला के देखिए कितना हुआ? 2,10,000, 2,55,000, ये 3 लाख रुपए हो गए। 40,
ये 3 लाख रुपए हो गया। हाँ। नहीं सर, हो ही नहीं सकता ना, 5,000 बोलो के सर। बीच में है ना, 20, 40 और 80 और 1, 40, 2 लाख, 2,95,000 हुआ। हाँ वही 3 लाख के पास, ठीक है। गॉट इट। हाँ अब इसमें बताइए। तो ये आ गए हमारे 0 से 4 नील। ये हो गया आपका 20,000 रुपया, ये हो गया आपका 40,000 रुपया, ये हो गया आपका 45,000। इसको आप सर 16 कर लीजिए, ये 12 से 16 है, आपने 15 लाख तक जोड़ा था तो 15 कर लिया था, इसको आप कर लीजिए 16। एक मिनट, अब करिए 16। 16 का 4 लाख पे 15% हुआ मेरा। इसको हाँ, इरेजर बताना पड़ेगा। इरेजर, अब करिए सर। 4 लाख 15,000 हुआ 60,000 रुपया। हाँ, और 16 से 20 लाख रुपया हुआ 20%, मतलब 80,000 रुपया। हाँ तो कितना है? 80, 20 लाख, ये हो 2 लाख रुपए, पूरे 95,000 का फायदा है। लाख रुपए का फायदा निशान जी। इस पे लिखिए यहाँ लिखिए, लाख रुपए का फायदा लिखिए भाई। 95,000 रुपए का फायदा हो रहा है, लाख रुपए का नहीं। 20 लाख रुपए जिसकी टैक्सेबल सैलरी है, 20,75,000 रुपए, उसको 95,000 रुपए का फायदा होगा। जिसकी 15 लाख की गौरव, उसको करीब 50,000, 40 से 50,000। मतलब एक चीज है, ये क्लैरिटी से समझ लें आप कि अगर किसी की 15 लाख सैलरी है तो पिछली बार की अपेक्षा में इस बार उसको करीब 50,000 का फायदा, 20 लाख तनख्वाह है तो 95,000 का फायदा। अच्छा निशान जी, एक चीज देख रहे हैं ध्यान से, बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है कि हम सनसेट क्लॉज की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड रिजीम को टच भी नहीं किया किसी एंगल से। तो इसका मतलब स्लोली ग्रेजुअली वी आर फेडिंग अवे फ्रॉम ओल्ड रिजीम, हम धीरे धीरे हम न्यू रिजीम की तरफ जा ही रहे हैं। अच्छा जैन, एक चीज करते हैं, अब इसको और बढ़ाते हैं, करते हैं कि जिसकी 25 लाख सैलरी, मंथली 2 लाख के आसपास जिसकी सैलरी है, नहीं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप जो समझा रहे हैं बहुत अहम है। जिसकी सैलरी करीब 2 लाख रुपए, हम उसको लेते हैं राउंड फिगर में 20 लाख और 25 लाख लेते हैं, राउंड फिगर में 25 लाख कर दीजिए उसको, 25 लाख। 15 लाख वाले को 40,000 का फायदा, 1 मिनट रुक जाइए, 20 लाख वाले को करीब लाख रुपए का फायदा। अब 25 लाख, 25 लाख बताइए। 25 लाख, हाँ ठीक। 3 से 7 लाख वही 20,000, 2 लाख पे 20,000, 45,000, और ये हुआ आपका 60,000। 15 से 20, अब इसको हम 25 कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो 10 लाख पे हुआ आपका 3 लाख। नहीं ये तो सर इसमें 25 था नहीं ना। अच्छा आप 25 आपने कर दिया, हाँ, ठीक तो है। अब हमने ओके। 30 कर दिया। आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 20 से 24 करिए। हाँ, यहाँ पे 20 से 24 करना पड़ेगा। 20 से 24 20 से 25%। 24 नहीं करना पड़ेगा सर है 20 से 24 25%, 25%, और 24 से 30%। 24 से 25 तक हम उसको 30% मानेंगे, क्योंकि हमारा जी। हमें 25 तक कैलकुलेट करना है। जी। तो यहाँ पे देखिए गौरव, 20, 40, 85 लाख, 1,45,000 और 1,45,000। रुकिए, आप इसको अब लिखिए थोड़ा हाइलाइटर से, ताकि हमारे दर्शक समझ सके। ये लीजिए है, इधर आई। जयन जी क्या हुआ, बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर पा रहे क्या? वित्त मंत्री ने इतना कर दिया। अब यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 20, 40, 80, 1,40, 1,45, 1,45 और 4,45,000। जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए सालाना है, उसको 4,45,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, जो अभी नई रिजीम है। अब जो प्रपोज की गई उसमें क्या होगा? ये नील, हाँ, ये आया आपका 20,000, ये आया आपका 40,000, ये आया आपका 60,000, ये आया आपका 80,000, ये आया आपका 1 लाख, और ये आया आपका 30,000 रुपया। हाँ, कैलकुलेट करिए, 60, 1, 20, 2, 3 लाख 30,000। 3,30,000 कैसे हो रहा है? एक मिनट रुको ना, 20, 40, 60, 1, 20, 2, 20, 3,30,000। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। हाँ, तो अब फायदा हो गया आपका, नेट फायदा हो रहा है 1,05,000। 1,05,000 का, यानी 1 लाख करीब 90,000 रुपए का और 9,000 रुपए का मंथली आपको फायदा हो रहा है। निशान 9,000 रुपए का, 1,05,000 रुपए किस पे क्या मंथली, जो आज प्रपोजल किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। नहीं, 25 लाख पे अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है, अच्छा 4,45,000 टैक्स है। नंबर 1, अगर किसी की नई टैक्स रिजीम में 15 लाख तनख्वाह है तो 50,000 का फायदा, 40,000, 50,000। अगर किसी की 20 लाख तनख्वाह है तो 95,000, 95,000। 25 लाख है तो फिर कितना फायदा होगा? 1,05,000। ये इंटरेस्टिंग बात है कि तनख्वाह बढ़ती जा रही है, फायदा बढ़ता जा रहा है, जो जैन जी बता। नहीं, इससे तो लोगों को खुशी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आई, इस बजट में कंप्लेन नहीं, किसी को नहीं होनी। एब्सोल्युटली किसी को नहीं। और ऊपर से जो इसके अलावा, अब ये देखिए बड़ा अच्छा डेटा आया है, बहुत तेजी से हमारी टीम ने तैयार किया, वेरी वेल डन। हमारे जितने भी दर्शक है ध्यान से देखें, नई टैक्स रिजीम और पुरानी और प्रपोज में अब कितना फर्क आ गया है।
15 लाख पर आप फायदा जो है आपको करीब करीब आप 95,000 का, आप यहां पर अब 20 लाख पर आपको करीब 1.5 लाख का फायदा, 24 लाख पर 1,70,000, 30 लाख पर भी 1,70,000, ये कांस्टेंट है। ये फायदा आपको हो रहा है, जो कि एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, और इसमें हमें बाकी सारी चीजों को नहीं हटाना चाहिए। ये देखिए, तो इनकम टैक्स न्यू रिजीम जो अभी आप टैक्स दे रहे हैं और अब जो लागू हो जाएंगे, जो अभी उन्होंने ऐलान किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं 12 लाख तक तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। 12 लाख के ऊपर जो है यहां पर आपको 15 लाख रुपए पर अभी आप दे रहे थे 1,40,000, अब आप 45,000 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये तो आपने 25 लाख बता दिया, 15 लाख बता दिया, 20 लाख बता दिया, ठीक है। अब जिसकी सैलरी 20 लाख से कम है, 15 लाख से ऊपर, मान लीजिए 18 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने की है, हम इसको फिर से कर लेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे आप वो हो गए, ठीक है। अब मुझे बताइए, फिर से बताइए, यहां पर 18 लाख रुपए पर मेरा ये सैलरी है कि क्या है? पहले सैलरीड तो एक काम करते हैं, अगर ये सैलरी है तो 18 सैलरी की बात कर रहे हैं। आप 18,75,000 तक मान लीजिए, 75,000 का स्टैंडर्ड। हाँ, बिल्कुल। और 18 लाख हमारी नेट आ जाएगा। जी। अब हम चलेंगे प्रीवियस ईयर का, हाँ, और हमारा करेंगे नेक्स्ट ईयर का, जो प्रपोज्ड है, जो हमारा इस बजट में आया है। हाँ, ठीक। अब 18 लाख में था, 0 से 3 वापस से स्टार्ट हो जाते हैं, नील। 3 से 7 लाख 5% हुआ 20,000। 7 लाख से 9 लाख हुआ 10%, 20,000। 9 से 12 लाख हुआ आपका 15%, 30,000। 15 से सॉरी 12 से 15 लाख रुपया हुआ 20%। हाँ, यही हाँ। ये हुआ आपका 20% हुआ आपका 60,000 रुपया। और 15 से ऊपर 15 से आपने बोला 18 लाख तक, हाँ। 30% हुआ आपका 90,000 रुपया। हाँ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 20, 40, 70 और 130 और 90। हाँ, 150, 180, ये 220 हो गया, 2,20,000। ठीक, ये आपका आया पिछले साल, जो अभी टैक्स चल रही है। अब जो अभी टैक्स चल रही है, अब प्रपोज्ड में 0 से 4 नील, 4 से 8 लाख 5% हुआ आपका 20,000 रुपया। 8 से 12 लाख रुपया 10% हुआ आपका 40,000 रुपया। 12 से 16 लाख हुआ 15% 60,000 रुपया। और 16 लाख से 18 लाख रुपया तक आपने देना है 20%, बोले तो 40,000, माने 1,60,000। यानी नेट आपका बच रहा है 60,000 रुपए आपके बच रहे हैं। ये नए प्रपोजल जो दिए हैं, 18,75,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपके प्रपोज जो यहाँ पर इनकम टैक्स के नए स्लैब हैं, महीने का 5,000, महीने का 5,000। एक बार सर अपना जरा कलम दीजिएगा आप, इसको हम लोग अगर ओवरऑल इसको करें, आप एक बार लिख के बता दीजिए कि नई रिजीम में कितना कितना फायदा किस किस को हो रहा है। अगर 15 लाख रुपए में आपको फायदा हो रहा है, नहीं 15,75, देखिए हम जब भी बात करेंगे 15,75, अगर किसी की तनख्वाह है 15,75,000, तो नई टैक्स रिजीम में फायदा हो रहा है करीब करीब 50,000 रुपए, 50,000 का फायदा हो रहा है। अगर किसी की तनख्वाह मान लीजिए 18,75,000 है, तो फायदा कितना हो रहा है? 60,000 का। बिल्कुल ठीक, 60,000। अगर किसी की तनख्वाह 20 लाख रुपए है, तो उसको फायदा हो रहा है लगभग 95,000 का, जो आपने कैलकुलेट किया था, 95,000 का। ये आपको फायदा हो रहा है नई टैक्स रिजीम में। जरा ध्यान से देखिए, अगर भी है 25,75,000, 1,05,000, वहां पर फायदा हो रहा है आपको 1,05,000 का। अब ये देखिए 12 लाख तक, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। अब उसके ऊपर आपको फायदा कितना हो रहा है, ये सीधा सीधा जैन जी आपको इस चैनल पे बता रहे हैं। ये फायदा हो रहा है आपको नई टैक्स रिजीम में, जो नए प्रपोजल्स हैं उसके बाद। आप सीधे वर्ड्स में आप एक नया 5,000 की SIP आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और गौरव तो बता ही रहे हैं कि SIP नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट को बजट बहुत ज्यादा पसंद आया नहीं। बजट उस दौरान काफी स्टॉक मार्केट गिर रहा था। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा था, डिफेंस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो कि उम्मीद थी मुझे खुद। नहीं, लेकिन बोला नहीं है, लेकिन होगा जरूर, हमेशा प्रपोजल्स होते हैं, कुछ आएगा। क्योंकि देखो जब कभी भी होता है तो हम मैन्युफैक्चरिंग। अब आलोक सर से मैं पूछूंगा, आलोक सर टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, टैक्स में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, आइए अगर आप टैक्स में हमें ज्वाइन करना चाहें। लेकिन सर एक चीज है जो मुझे बड़ी ज्यादा रोचक लग रही है, अब टैक्स के अलावा अब जरा ध्यान से देखिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, बिहार में मखाना बोर्ड, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना IIT में विस्तार, और उसके अलावा बुद्ध सर्किट। बिहार इलेक्शन को लेकर बहुत कुछ हुआ है। लेकिन सर यहां पर ये जो टैक्स को आप देख रहे हैं, आप कैसे देखेंगे? आप
एक तो जब मैं सुन रहा था तो सर यहाँ आइए ना, आलोक आइए, सर यहाँ आइए, यहाँ आइए आलोक सर, ये आप जो बता रहे हैं निशांत जी के सवाल का जवाब दीजिए। और टैक्स पर जो ऐलान हुआ इसका, उसकी उम्मीद थी आपको? देखिए ऐसा है कि टैक्स का और शैतान का जब तो डिटेल्स फाइन प्रिंट में ना देख लें तब तक बहुत खुश हमें नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सारे कैलकुलेट परफेक्ट हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द टर्म्स कंडीशंस क्या आ रही हैं, तो मैं अभी बहुत अंदर से आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूँ। ये अभी जन जी एक चीज बताइए मुझे, इस टैक्स रिजीम में आप क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में है कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। आप सोचो ना 2.5 लाख रुपए तक आप नहीं लो, 2.5 से 5 लाख रुपए पे जैसे आए आप 5% स्लैब में, क्या फायदा उसको? मतलब आप उस तरफ जाइए ही मत। आप देख रहे पिछली ओल्ड जो हमारी ओल्ड रिजीम चल अच्छा, मैं आपसे सीधे सीधे पूछूंगा, आने वाले भी हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए ये वाले हैं, उनको निशांत एक बार इस आंकड़े को दिखा दीजिए। अगर आप नई टैक्स रिजीम में हैं, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 15,75,000 पर आपको 50,000 का फायदा, 18,75,000 पर 60,000 का फायदा, 20,75,000 पर 95,000 का फायदा और 25,75,000 पर 1,05,000 का फायदा। लेकिन निशांत, इसमें एक राइडर ये है कि ये जो फायदा हमने कंपेयर किया, ये न्यू टैक्स रिजीम को ही कंपेयर किया। एग्जैक्टली, ओल्ड को रिजीम कंपेयर नहीं किया। ये नई टैक्स रिजीम जो थी आपकी लास्ट ईयर विज़ावी नई टैक्स रिजीम प्रपोज दिस ईयर। लेकिन जैन जी इधर आइए, अब जरा ये बताइए, ये फायदा आपको 31 मार्च 2025 में मिलेगा या 31 मार्च 2026 में? नहीं, ये सब चीजें इस साल के लिए मत है, कंफ्यूज मत होइए। हमारा बजट पिछले बार आ चुका, हम अभी जो टैक्स का रिटर्न भरेंगे वो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से चलेंगे। आज बजट दिया गया है, ये बजट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। ये तो नया मनी बिल है ना, तो ये अभी लोकसभा में पास होगा, उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एक चीज मालूम है, जो भी हम दिखा रहे थे निशांत, गौरव बजट की भविष्यवाणी, उन्होंने कहा था टैक्स में उन्होंने 25% का स्लैब कहा था, वो हो गया। उन्होंने कहा था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, वो हो गया। जॉब्स की बात की थी, उसकी बात इसमें दिख रही है। और शेयर मार्केट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन हो सकता है कि वो आगे आने वाले फाइन प्रिंट्स में हो। अगर निशांत जी, लेकिन अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए 22 लाख नौकरियां सिर्फ एमएसएमई के तहत और इंश्योरेंस में 100% एफडीआई। ये टेक्टोनिक डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। एक डिसीजन और आया था, शायद आप मिस कर रहे हैं, कि सालाना 10% से ऊपर आप प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते कोई भी हेल्थ केयर में। अब इंश्योरेंस, अब सर मैं सीधे बिहार पे आना चाहूंगा। सर ये बजट जो था, इस बजट ने कुछ क्षणों के लिए मुझे ऐसा लगा है कि जैसे बिहार के लिए सब कुछ। एक और चीज में मिस आउट कर गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में 5 चीजें आपके सामने आ रही हैं। गौरव की हैंडराइटिंग मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। एनीवे, बिहार में मखाना बोर्ड नंबर 1, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में जो एक और बड़ी बात है वो ये है कि बिहार से जुड़े जो बुद्ध सर्किट है उसका विकास होगा। ये कई सारी चीजें हैं जो बिहार को, पटना आईआईटी का विस्तार है, पटना आईआईटी का विस्तार, 5 चीजें ऐसी हैं, पटना आईआईटी का विस्तार जो सीधे सीधे बिहार पे फोकस है। ये बिहार इलेक्शन सेंट्रिक बजट दिखाई दे रहा था कुछ चीजों में। तो ये बिहार सरकार का केंद्रीय बजट है, बिहार सरकार का केंद्रीय बजट। 3 चीजें इसमें, और चौथी चीज बिहार मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड, पटना आईआईटी, इसके अलावा फूड एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ फूड प्रोसेसिंग। फिर उसके अलावा बुद्ध सर्किट का विस्तार। ओके बुद्ध सर्किट का विस्तार। देखिए इसमें एक चीज और देखिए निशान जी, कि माइक्रो लेवल की बात है, मखाना तो बिहार हो गया, कपास के बारे में एक अलग से बात की गई है। तो जो मैक्रो के अलावा कि इसमें फाइन ट्यूनिंग बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में मखाने का हाल ये कि अगर आप ऑनलाइन पैकेज मखाना लेंगे तो 250 ग्राम मखाना वो दे रहे हैं चॉकलेट में लगा के, किसी में कोई 300 का 400 पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। हाँ। तो ये मखाने वाले सारे कमाई ब्रांड वाले ही क्यों करें। तो इस तरह का सेटअप कुछ आ जाए कि मखाने। लेकिन सर ये जो फोकस है, अब बिहार की अगर बात की जाए, जी, आपको लगता है कि ये एक्चुअली ट्रांसलेट होता है इलेक्शन प्रॉमिसेस में? देखिए इसेंशियली बजट एक पॉलिटिकल टूल है, इसेंशियली, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बैठे हुए हैं वो लोग, यहाँ बजट है, यहाँ इलेक्शंस। अगर आप याद करें 7 दिन पहले केजरीवाल जी ने डिमांड की थी कि केंद्र सरकार अपने बजट में आयकर दाताओं को, मिडिल क्लास को छूट दे। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव का भी छाया इस बजट पे हमको दिखाई पड़ती है। तो
बजट कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिकल टूल और बहुत साफ तौर पे 5 चीजें आपको दिखाई दे गई। और डेफिनेटली जब एनडीए के पार्टिसिपेंट एनडीए की पार्टी प्रचार करेंगी तो इस सारी चीजों को दिया जाएगा। सर एक एग्जीक्यूट कितना होता है वो आगे देखेंगे। एक चीज हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने टैक्सेशन देखा, बिहार को देखा, लेकिन अब एक चीज जो मेरी फेवरेट रही इस बजट में, जिसको मैं कहता हूं ओपनली फेवरेट रही है, गौरव, नंबर 1 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। नंबर 1। नंबर 2, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनके ऊपर सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी कर दी गई। जी, बेसिक कस्टम ड्यूटी नील कर दी गई। ठीक है। क्या जो 5-6 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पे 5%, 6 कर दीजिएगा इसको, 6 कर दीजिए। फिर जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर आप ड्यूटीज जो है वो कम कर दी गई। कैंसर केयर सेंटर्स, कैंसर डे केयर सेंटर्स, ये बहुत, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सफदरजंग के पास शांति अवेदना आश्रम है, शांति अवेदना आश्रम है, वहां पर आप देख सकते हैं कई सारे लास्ट स्टेजेस के कैंसर पेशेंट्स होते हैं, लेकिन कैंसर डे केयर सेंटर्स, ये वो चीजें हैं जो बहुत बड़ा हेल्थ केयर के लिहाज से रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कंटिन्यूटी है, जब हमने वॉल्व स्टंट्स को देखा था, जो हमने नी ट्रांसप्लांट के जो देखा था, जो चीजें यूज होती है उसके दाम के बाद, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है। इसके बाद अब जो मैं समझना चाहूंगा, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, ये क्या है? सर लैब्स का एक सेटअप ऑलरेडी है, उसमें कुछ बेटरमेंट, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम अलक्षित कर रहे हैं कि हमारे घरों में, मिडिल क्लास घरों में दिन में 3 या 4 बार बेल बजती है और कोई डिलीवरी बॉय अमेजन फ्लिपकार्ट से कुछ लेके आता है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पोर्टल से उनका कार्ड दिया जाएगा, रिपोर्ट की है सर, और डिलीवरी बॉय को मेडिकल सुविधाओं के नेटवर्क में लाया जाएगा। तो ये सुविधाएं बेसिकली फॉर्मल वर्कर्स को तो मिलती थी, तो 1 करोड़ इज ए साइजेबल नंबर। सर मैं बताता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष का एक शो, गिग वर्कर्स पर 2 एपिसोड किए। मनसुख मांडविया जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री है, उनसे मिलकर आए और उन्होंने हमारी रिपोर्ट को अप्रिशिएट किया और हमसे वादा किया कि उनके लिए हम कुछ करेंगे, और ये वही है। उनको पीएम, बधाई TV9 को, बधाई TV9 को आपकी रिपोर्ट का क्रेडिट जरूर लूंगा सर आपसे, थैंक यू। तो डिलीवरी बॉय को इंश्योरेंस, पीएम जन आरोग्य योजना के ये बहुत बड़ी बात। सीधे चलेंगे। इस वक्त ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था, वॉकआउट कर गया था, लेकिन प्रियंका क्या करी, आइए देखते हैं। बड़ी खबर आपको बताना हम चाह रहे हैं, आइए जरा, अब जरा जो हम बता रहे हैं, आइए सर प्लीज बैठिए, जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि ऑपोजिशन ने इसको बॉयकॉट किया, वॉकआउट कर गए। स्टार्टिंग में अखिलेश जी ने कहा कि इससे बड़ी बात है कुंभ, ये उन्होंने कहा, लेकिन अब जो हम अलग अलग फैक्टर्स को बता रहे हैं, देखिए क्या सस्ता क्या महंगा ये भी आपको बताना है, नीचे बजट में क्या सस्ता हुआ है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो सस्ते हो गए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्यूल को अपनी ताकत बता रहे हैं, वो उसको लिक्विड गोल्ड कह रहे हैं। भारत हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहा है, भारत ने लिथियम बैटरीज को लेकर बहुत सारी चीजें यहां पर की हैं, हो सकता है उससे दाम कम हो जाएं, होंगे नहीं होंगे समझने वाली बात है। सर आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक कार्स, लिथियम बैटरीज, इनको लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। वो तो एक घोषित ऑब्जेक्टिव है, 2030 तक कार्बन फ्री सारा चले जाएंगे, लेकिन अब एग्जीक्यूट किस लेवल पे होता है, तो मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली ट्रम्प बल्कि जो बाहर पे डिपेंडेंस है हमारी कच्चे तेल पे, वो जितना हम कम कर पाएंगे, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्टडी, सब में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक जो सबसे ऐलान निशान जी किसानों के लिए हुआ है सर, प्रोफेसर किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। आपको लगता है, हम क्योंकि किसानों की बात कर रहे थे कि किसान निधि में शायद कुछ दें, इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आप किसानों के लिए? देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि कृषि क्षेत्र में और खासकर रूरल सेक्टर में क्रेडिट का इनफ्लो होगा, इनफ्लो होना चाहिए। वो एक स्टेप इसमें लिया गया है कि क्रेडिट लिमिट 5 लाख तक, यानी किसान के पास अब 5 लाख तक खर्च करने का प्रावधान होगा। बैंक से वो लोन ले सकेगा, जी, और वो खर्च कर सकेगा जी। उससे वो उसके अपने जीवन स्तर में भी फर्क पड़ेगा और कृषि पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। और बड़ी चीज गौरव, आज इस बजट में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा, वो भारत की एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है।
भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। भारतीय डाक विभाग को सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा और इसका रियल जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो ये है कि किस तरीके से इसके अंदर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इसका यूटिलिटी होगा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट में एट द रूरल लेवल ऑल्सो। देखिए, भारतीय डाक विभाग के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतना स्टाफ है, उसे अगर एक किसी पॉजिटिव उसमें यूज़ किया जा सके तो डाक विभाग के साथ साथ सरकार का भी बहुत भला होगा। लेकिन इस बजट में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण से बात होनी चाहिए, खिलौनों के प्रोडक्शन का ग्लोबल हब अगर इंडिया बन जाए, आप देखें आज की तारीख में खिलौने ले जाएं तो आपको चाइनीज मिलेंगे या महंगे वाले इंपोर्टेड मिलेंगे, ठीक ठाक इंडियन क्वालिटी के खिलौने नहीं मिलते। ये इटसेल्फ विल बी। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत तो एक कॉम्पोजिट बजट है ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहते हुए भारत को आगे ले जाने वाला बजट। लेकिन एक जो बड़ा चैलेंज दुनिया में अभी सबसे बड़ा है वो है एआई। आपको क्या लगता है प्रोफेसर चोपड़ा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एआई की स्थापना, क्योंकि डीप सीक का 500 करोड़ का एलोकेशन है। 500 करोड़ का एलोकेशन, 500 करोड़ रिसर्च में, एआई में कितना? अच्छा, हम चाहते हैं, विपक्षी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि देखिए गौरव गोगोई यहाँ पर महाकुंभ पर सरकार सेम लाइन जो जिस तरीके से ये लोग वॉकआउट कर गए महाकुंभ को लेकर, और दूसरी तरफ बजट वहां पर निर्मला जी पढ़ रही थी। एक एक चीज, बजट बहुत लंबा नहीं था गौरव, लेकिन बैक टू योर। बिल्कुल, लेकिन जी जी जैन जी, एक चीज हम लोग शायद मिस कर रहे हैं। प्लीज बताइए। अभी तक क्या था कि एक सेल्फ ऑक्युपाइड घर को हम जिसका ग्रॉस एनुअल, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा अखिलेश यादव वहां पर। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तो अखिलेश यादव बजट पर भी महाकुंभ को लाते हुए और कहते हुए कि सरकार के आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते। खैर जयंत जी, आप जो बात करते हैं अपनी बात पूरी करिए। हम लोग शायद एक चीज मिस कर रहे हैं। पहले क्या था जब हमारे पास घर होते थे, जैसे हमारे पास 2 घर है, तो एक घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान के उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देते थे। इस बजट में उसकी जगह उन्होंने 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड बोल दिया है। तो ये भी क्या फायदा होगा? तो क्या हुआ, जैसे मेरे घर मेरे पास है नहीं गौरव, सपोज मेरे पास 3 घर हैं, तो एक घर को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड मानता था और दूसरे 2 घर को या तो लेट आउट या डीम्ड लेट आउट। अगर लेट आउट है तो लेट आउट, नहीं है तो डीम्ड लेट आउट मान के उसके ऊपर भी टैक्स देता था। अब अगर मेरे पास 3 घर हैं तो 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करके हमारी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता। मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, कांग्रेस के नेता। वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में, तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दाव पे लगा दिया है। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो Well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at, and then only, would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate: was this a budget of the government of India, or was this a budget of the government of Bihar? सर आपने बात आ गई यहां पर अपोजिशन पूछता हुआ कि ये भारत का बजट था या बिहार का बजट था। मनीष तिवारी ये पूछते हुए, फिलहाल दीपक वाधवा मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ आ चुके हैं। दीपक जी, मार्केट क्यों नीचे चला गया तुरंत बजट सुन के बाद?
देखिए क्या है कि मार्केट जो है, जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, शायद बाज़ार उसके पे खरा नहीं उतर रहा या बजट उस पर खरा नहीं उतर रहा। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट विल गो अप, क्योंकि बजट में बहुत अच्छे 2-3 पॉइंट्स हैं जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। उसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि फिजिकल डेफिसिट पे जो फिगर्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं पहले के मुकाबले। 4.8%, 4.8 एंड 4.4 फॉर नेक्स्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। के लिए। हाँ। तो इससे क्या मतलब है कि हमारी जो आमदनी है और जो खर्चा है, हम लोग खर्चे को थोड़ा कम करके आमदनी को बढ़ा रहे हैं। हाँ। या आमदनी बढ़ा रहे हैं, खर्चा वही है, जो भी उसका बैलेंसिंग रहेगी। दूसरा, कंजम्पशन स्टोरी आपने बहुत अच्छी बढ़ा दी है। अब आप कहने को केवल 80,000 है, लेकिन सोचिए कितने करोड़ लोग 80-80 हज़ार रुपये करेंगे। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसका आप रिपरकशन, या मैं कहूँगा कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स को अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अभी हमने एक, सब लोगों ने शायद रील देखी थी कि कोई गोलगप्पे वाले भैया हैं, उनके ऊपर 40 लाख का टैक्स आ गया या कुछ आ गया, कुछ उनका, क्योंकि वो UPI से पैसा लेते थे। अब आप सोचिए 12 लाख तक की इनकम टैक्स कितने लोग भरने लगेंगे, तो कितना सारा पैसा टैक्स नेट में आएगा। आप उसका मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मैं कहूँगा कि मतलब ये निर्मला ताई ने जो दिया है, इसका हम आज शायद एवेल्युएशन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ये सोचें कि 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 12 लाख, कितने लोग रिटर्न भरने लगेंगे आने वाले कुछ अच्छा, सालों चलिए में। आप बाजार के, क्योंकि एक्सपर्ट है, बाजार के बारे में बताते हैं, लोगों को निवेश के बारे में बताते हैं। जल्दी से लाइए स्क्रीन पर बाजार क्या कह रहा है इस वक्त। बाजार में गिरावट बढ़ी है, बाजार में गिरावट इस वक्त देख लीजिए 100 अंकों के आसपास निफ्टी नीचे है और करीब 220-230 अंकों के आसपास सेंसेक्स नीचे है। जो बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, उसी समय ऊपरी स्तर से नीचे आया और गिरावट देखने को मिली। यह बाजार का हाल इस वक्त दिख रहा है। लेकिन अब बाजार को क्यों पसंद नहीं आया? क्या बाजार को कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज्यादा उम्मीद थी, वो कम हुई? क्या बाजार को लग रहा था कि और ज्यादा टाइट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट? ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दीपक जी जैसा कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में पैसा तो हाथ में लोगों के आएगा। आलोक जी, यही तो हम बात कर रहे थे, आप डायरेक्ट पैसा दे दो या उसको छूट दो और उसके जेब में पैसा बचे, तो ये पैसा तो इकोनॉमी में ही जाएगा जो टैक्स में बच रहा है। तो स्टॉक मार्केट का टिपिकल बिहेवियर है कि हर बजट के बाद वो गिरता है। हाँ, आपको समझ में नहीं आता तो वो गिर जाता है। हालांकि पिछली बार लॉन्ग टर्म गेन देख के ज्यादा गिरा था, लेकिन फाइन प्रिंट जब शाम तक क्लियर होगा। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं बाजार गिरा है, बाजार गिरा है, मैं वहां पे थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा। हाँ, कि हम बाजार को देख रहे हैं कि बाजार गिरा है। हाँ, लेकिन हम एक डेटा को नहीं देख रहे कि FIIs ने पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपया निकाला है। अगर हम 2020 से पहले के स्टेज पे होते, 2020 से पहले होते, तो हमारा बाजार करीब 40 से 50% तक गिर चुका होता। ठीक बात। 26,000 करोड़ की आपके पास लिक्विडिटी आ रही है हर महीने इन फॉर्म ऑफ SIP। तो हमारा बाजार कुल 14% गिरा है। इस पे खुश होने की बात है, ये दुखी होने की बात नहीं है कि कुल 14-15% गिरा है। तो आप डेटा को समझिए। देखिए, FII लगातार पैसा निकाल रहा है। इसको कहीं क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, करेक्ट माय नंबर सर अगर मैं गलत हूं तो, जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कहा गया कि 5 लाख का पहले 6 महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है देश के अंदर। क्या हम इसको जोड़ सकते हैं कि बाजार एक बड़ी खबर, आई एम सॉरी मैं रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर ये सीधे आई है आपके सामने। यहां पर बड़ी खबर ये, बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत। केजरीवाल की मांग से भी ज्यादा टैक्स राहत, केजरीवाल की मांग से भी ज्यादा राहत। यहां पर केजरीवाल ने 2 लाख की राहत मांगी थी। सरकार ने इनकम टैक्स में राहत, सरकार से इनकम टैक्स में राहत मांगी थी। तो वो कह रहे थे कि 9 लाख तक टैक्स फ्री कर दो, सरकार ने उस पर मास्टर स्ट्रोक मारा और 12 लाख तक टैक्स। तो जैन जी को भी सरप्राइज कर दिया, वो 10 लाख तक बोल रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं जैन जी से बात कर रहा था, मैंने कहा था ज्यादा उम्मीद मत करो, जो ट्रैक रिकॉर्ड है सिंगल डिजिट ही रहो, डबल डिजिट मत जाओ। लेकिन आज तो सबने खुश रहा। नहीं, लेकिन गौरव जी एक चीज की तारीफ करूंगा, जो कल शाम को आपने शो किया था, बहुत कुछ इनलाइन है ये बजट एक्सपेक्टेशंस का। वो अलग आ रहे हैं गौरव वल्लभ आ रहे हैं, गौरव एंड गौरव का एक शो और करने जा रहा है। काफी कुछ जो है वो सिमिलैरिटी था आपस में। वो 25 वाला जो स्लैब वाला था,
वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, यहाँ बोला और वहाँ टाई नहीं रखी। थैंक यू सर, आप देखिएगा ऐसे पिछली बार 17,000 रुपए बचे थे लोगों की जेब में। हाँ। इस बार 80,000 और 1,10,000, 1,05,000, 1,10,000 है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो 6x दे दिया आपको। आप इसको ऐसा ना देखें 70,000 80,000, लेकिन आप 70,000 80,000 एक इंडिविजुअल का देख रहे हैं। जब ये मासेज में मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ लोग जब इतना पैसा अपने साथ लेके चलेंगे तो वो लिक्विडिटी या तो बाजार में आएगी। और सर हम अभी टीडीएस और टीसीएस पे जो छूट मिली है उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? यस, उसमें भी 2,40,000 से 6 लाख तक हम आए हैं रेंट पे। तो इट्स ए ईज ऑफ प्रोसेस। ऐसे देखिए सर, एक इसको अगर मैं आलोक सर जी बताइए, 2 लेवल पे ट्रांसलेट करूंगा। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और एक होता है सोशल इंप्लीकेशन। अगर मैं सोशल इंप्लीकेशन की बात करूं तो चाहे वो एसेंशियल ड्रग्स हो, उनके दाम हो, चाहे वो टिंकरिंग लैब्स जो अटल टिंकरिंग लैब्स हो, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट हो, या फिर जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स, एमएसएमई से 22 लाख नौकरियां, वो बात कर रहे हैं करीब 88 एयरपोर्ट्स। इन दोनों को अगर वे इन करें, लेट्स फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट, इन दोनों को वे इन करें तो आप इस बजट को कैसे असेस करेंगे? देखिए ब्रॉडली इसको एक चीज में और ऐड कर दें कि अगर हमारी जेब में किसी के 25,000 30,000 जो भी बच रहा है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। या तो बंदा कोई नई चीज खरीदेगा तो मार्केट में डिमांड वहां से आएगी, या वो इन्वेस्टमेंट करेगा एसआईपी तो मार्केट में आना है। तो ओवरऑल आपके पास पैसे ट्रांसफर ना करके आपको कुछ टैक्स राहत देके पैसे बचा लिए तो उसका फायदा इकोनॉमी में होना है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बजट में अच्छी लग रही है कि खाली फॉर्मल सेक्टर की चिंता नहीं की गई है। गिग वर्कर्स को 1 करोड़ वाला सेटअप दिया गया, आंगनवाड़ी का जिक्र किया गया, इसके आंगनवाड़ी का सेकंड फेज वो लेके आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के एंगल से देखना सिर्फ वो छोटी बात है। सर, हम जब भी बजट की बात करते हैं हमारे मन में हमेशा एक बेंचमार्क लेवल मनमोहन जी का बजट आता है, लेकिन अभी देश की हालत भी तो उतनी खराब नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट। तो क्या आप इस बजट को एज अ सोशल एंड टैक्स रिफॉर्म वाला बजट नहीं देखते? सर देखो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये बजट उससे कई गुना अच्छा है। एग्जैक्टली, ओके। लोग इसको अभी क्या है, पीपल विल रीड फाइन प्रिंट, शायद मैं भी फाइन प्रिंट्स पढ़ूंगा क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ऊपरी बात सुनी है। लेकिन जितना हम लोग समझ पाए हैं, जितना मैं समझ पाया, जब अनाउंसमेंट हो रहा था, मैं अपने ऑन रिकॉर्ड दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऊपरी बातों में भी हमारे न्यूज रूम में इतनी तालियां नहीं बजी थी जितनी इस बार बजी। प्लीज गो अहेड। तो कुल मिला के क्या है, देखिए जब मिडिल क्लास के पास पैसा आता है ना तो देश बढ़ता है। आज आप सोचिए कि अपर मिडिल क्लास या जिसको हम हाइपर मिडिल क्लास या बहुत बड़े लोग कहते हैं वो कितने हैं, वो 1% है। ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास 7 करोड़ 10 करोड़ आदमी हैं जो टैक्स भरते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री का रिएक्शन। गौरव जी, बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा टेबल थी, उनके पास पीएम पहुंचे और उन्हें अच्छे बजट के लिए बधाई दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अच्छे बजट के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया। पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है क्योंकि बजट बहुत अच्छा है। यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। अब मेरा एक बहुत बड़ा फियर है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैं आपसे इनफैक्ट जैन जी आपसे जानना चाहूंगा, प्योरली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, किसानों को क्रेडिट लिमिट 5 लाख से 3 लाख से 5 लाख, एमएसएमई को भी क्रेडिट कार्ड्स। क्या हम क्रेडिट इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे हैं? ये मेरा एक एप्रीहेंशन है। अब सुबह वही बात दोबारा रिपीट करेगी, हर चीज के 2 पहलू हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। नहीं, लेकिन क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द लॉजिक ऑफ मुद्रा लोन्स, जिसके लिए बकायदा कुछ मैनेजर्स ने मुझे बोला था मुद्रा नहीं मुर्दा लोन है। मैं उस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था कि ये चीज अभी तक उठी नहीं है, बट ये मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ओके, वो अलग देखिए, उसका रीजन क्या है, अल्टीमेटली आपको एग्री प्रोडक्ट को या एग्रीकल्चर को आपको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे बजट को जितना मारेगा, आप टैक्स स्लैब कम करिए या ज़्यादा करिए में फर्क नहीं आएगा, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, नहीं तो हमको दोहरी मार पड़ेगी। दोहरी मार कैसे पड़ेगी, हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी स्टार्ट करनी पड़ जाएंगी। अभी हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन होने से एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात गौरव जो हम शायद बात नहीं कर पाए, मैं इनफैक्ट सर आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में करीब 1.7 करोड़ किसानों का फायदा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बात जो जैन साहब भी कर रहे थे कि देखिए
भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। अभी तक है 15-16% उसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट है, 50% के करीब वो एम्प्लॉयमेंट देता है, और बाकी के भी जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों वहाँ पर अगर इनकम कम होती है तो वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी दिखाया था कि आपको कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ेगा, तभी आप जो आपकी ग्रोथ रेट है, जो हमारे सीए ने भी कहा है कि 8% 10 साल तक होगी, तभी आप विकसित भारत बन पाएंगे 2047 में ले पाएंगे। जी। और उसके साथ ही जो आप अगर जोड़कर देखेंगे, मध्य क्षेत्र की बात, मध्यम वर्ग की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इनकम टैक्स में, मैं मानूंगा कि पिछले अगर ये 12वां या 11वां बजट माना जाए मोदी सरकार का, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इनकम टैक्स में जो स्लैब में हुआ है, पहली बार इतना बड़ा हुआ है, और इसका रिजल्ट एक बहुत पॉजिटिव आएगा। इसका क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए आपने जब ये बात सर, आपको याद है मैं एक कमेंट लेना चाहता हूं आलोक जी से, क्योंकि आलोक जी पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, व्यंग भी लिखते हैं। आलोक जी, दिल्ली चुनाव है जी, कितना बड़ा असर आप इसका देखते हैं दिल्ली चुनावों पर? सर डेफिनेटली अब उनको ये कहने के लिए हो गया कि जितना केजरीवाल जी ने मांगा उससे ज्यादा दे दिया, और ये मतलब हम ज्यादा दे सकते हैं, ये हमारे पास आओ, हम डबल इंजन है। एग्जैक्टली डबल इंजन का आशय ये है। हाँ। डबल इंजन का आशय ये है कि हमारे पास ही वो ताकत है कि वहां से और यहाँ से अब दे सकते हैं, हम दोनों जगह से दे सकते हैं। जो डिफेंसिव लगता है इसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। मैं आपको एक बैकड्रॉप बताता हूँ। मुंबई में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद वापस कांग्रेस की सरकार आई। अब मुझे बताइए इसमें कुछ इम्पैक्ट होगा? ये टॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं, डिबेटिंग पॉइंट्स बनते हैं, नैरेटिव बिल्ड होता है उससे। एक्चुअल में नीचे जाके रिजल्ट क्या आता है वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन कहने का मौका मिलता है भाई आपने ये किया, आपने नहीं किया। अच्छा, मतलब नैरेटिव बिल्डिंग में इससे मदद मिलती है। नैरेटिव बिल्डिंग में मदद मिलती है, और उस नैरेटिव बिल्डिंग में बिहार में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। मिल गई ना, बिहार में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। खुद मनीष तिवारी यहां पर कमेंट करके गए। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये बजट आ रहा था तो आलोक जी मुझे बोल रहे थे बिहार के लिए तो बहुत सारी चीजें आ रही है, बिहार के लिए एक बार गिना देते हैं अपने दर्शकों को। गौरव ने अभी बोर्ड पे लिखा था बिहार के लिए क्या क्या हुआ है, आप नोट करते चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये बजट सबका है और पूरे देश का बजट है, लेकिन बिहार पे जो फोकस है, पहला बिहार मखाना बोर्ड, दूसरा बिहार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तीसरा पटना IIT में विस्तार, चौथा बुद्ध सर्किट की हम बात कर रहे हैं, उसका बुद्ध सर्किट, बुद्ध से जुड़े जो जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र है उनका विकास, और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ये वो चीजें हैं जो सीधे सीधे बिहार में इंपैक्ट ला सकती हैं, यानी हमें पता है। लेकिन ये बिहार की बात है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो केजरीवाल जी ने जो डिमांड किया था उससे कहीं गुना ज्यादा यहां पर हो गया है। ये खबर अभी हमने आपको दिखाई है। बैक टू जैन जी। जैन जी, अब जो मिडिल क्लास है उसकी जो शिकायत है इससे दूर होगी? बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ मैं इनफैक्ट मैं जितना कंप्लेंट पिछली बार कर रहा था बजट को लेकर, इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर वापस जाऊंगा। नहीं, मैं इसका एक और कारण बताता हूं, या आप उस पर आप बताइएगा, अपनी बात रखिएगा। इस सरकार ने टैक्स को लेकर, खासकर डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर पिछले 4-5 सालों में या 7 सालों में कुछ किया नहीं, तो हम भी बड़े रेजिस्टेंस हो गए थे, यार ज्यादा उम्मीद मत कर लो, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। और आज एकदम कहते हैं भानु एकदम छप्पर फाड़ के जो दे दिया। कल शाम को भी जब मेरी आपकी बात हुई थी तो आप ये बोल रहे थे ज्यादा आप उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई थी, बट लेकिन इस बार छप्पर फाड़ के दे दिया। अगर इस बार ना करते ना तो आप ये मान के चलिएगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कट हो रही थी हर चीज से, क्योंकि जो पिछली बार। ये देखिए, शिवसेना उद्धव गुट ने बजट की तारीफ कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट ने, ये बहुत बड़ी बात है, शिवसेना उद्धव गुट ने बजट की तारीफ कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने बजट की भी तारीफ की है, देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ। बजट में मिडिल क्लास की सुनवाई, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। और फिर भी, लेकिन अगर एक विपक्षी पार्टी आपके बजट की तारीफ करी, दैट मींस आपने उनको मजबूर कर दिया अपनी तारीफ करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बार दीपक जी, फिर से दीपक जी, क्या ये बजट आने वाले समय में लोगों को, क्योंकि देखिए हम न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में बहुत सारे बहाने थे, आपको टैक्स बचाने के लिए इनका होम लोन लेकर आपको वहां पर कुछ मिलता था। क्या न्यू टैक्स रिजिम में सरकार ऑप्शंस ओपन कर रही है कि केवल आप जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है सेविंग्स के, वहां मत जाइए, आपको मार्केट में पैसा लगाना है, आपको लॉक इन नहीं रखना है, ये आप डिसाइड करो, हम फोर्स नहीं करेंगे आपको? देखिए, ये तो कन्वर्जन तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ,
लेकिन आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, आई थिंक कई लाख करोड़ रुपए बाजार में आ जाएगा, कंजम्पशन स्टोरी के रहते मार्केट में आ जाएगा, स्टॉक मार्केट और सिप के जरिए। कई लाख करोड़ की बातें कर रहा हूं, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन कई लाख करोड़ की मैं बातें कर रहा हूं। दूसरा, जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रही थी उसको एक बहुत ज्यादा पुश मिलेगा, क्योंकि हर आदमी के पास जब पैसे की सरप्लस होएगा, अब 80 तो फिर इसका एक और काउंटर सवाल है, हर आदमी के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो क्या यह इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाएगा? ग्रोथ बढ़ेगी। हाँ, नहीं, ग्रोथ और इन्फ्लेशन, क्या महंगाई बढ़ जाएगी इससे? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो अपना Q3 का प्रॉफिट नहीं मेंटेन कर पा रही, तो वो रेट नहीं बढ़ाएंगे किसी चीज को, वो सेल पे फोकस करेंगे। ओके, तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ओके। अगर इस बजट की बात करें, और इस बजट के मैं थोड़ा सा एक इंटरनेशनल एंगल से आलोक जी आपसे पूछना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले खबर आई है कि चिप्स पे और अलग अलग चीजों पे मेक्सिको से या कनाडा से जो या चाइना से चीजें आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर 25% टैरिफ लगा दिया। दूसरी खबर रशिया टुडे की यह है कि यूरोपियन यूनियन पर भी वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। क्या भारत ने बहुत सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ब्रिक्स पे भी टैरिफ लगाऊंगा? देखिए, सीधी सी बात यह है कि एक होता है बॉम्ब टेरर और ये है टैरिफ टेरर। जो ट्रंप ने देखिए, टैरिफ नहीं, उनका नाम हो गया टैरिफ ट्रंप। तो देखिए, ट्रंप बिल्कुल एक कारोबारी की तरह व्यवहार करेंगे आपके साथ कि 10 पैसे मैं दूंगा तो 12 पैसे तुम दो। पर इंडिया का जो साइज है, इंडिया कोई मैक्सिको या कनाडा नहीं है। इंडिया पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल और पॉपुलेशन के लेवल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। उतने हमारे कुंभ में पहुंच जाते हैं जितने कुंभ में आबादी होती है, उतने हमारे यहाँ कुचल के मर जाते हैं जितनी उनकी पॉपुलेशन होती है। ये बड़ा क्रूर सा कमेंट है, लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश को मार्केट के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि धमकियों के आगे जाकर, अब बाकी जो बात आपने कही कि ट्रंप आजकल एक और कहते हैं हमारे पास तो बहुत तेल है, बहुत कच्चा तेल है, तो इंडिया, मुझे ऐसा लगता है, और गडकरी जी अगर रह गए तब तक, गडकरी जी का जो है 2030 तक कार्बन फ्री कर देंगे, तो आप पे डिपेंडेंस जब कम हो जाएगी, धमकाने का लीवरेज आप पे बचेगा क्या? जो आज से कई साल पहले इजराइल ने सोचा था, जी शिमोन परेज ने सोचा था दावोस में कि हमारी डिपेंडेंसी अरब कंट्रीज पे हम कम कर देंगे अगर हम अपना ऑयल जो है उसको कंटेन कर लें। लेकिन बैक टू हमारे गेस्ट, आप एक क्विक रिएक्शन जिन जिन दर्शकों ने ज्वाइन किया है, अभी करीब आपका इस वक्त करीब 1:15 बजने जा रहा है, एक क्विक टेक लेना चाहूंगा। आपने अभी ज्वाइन किया है, यहां पर ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं। सबसे पहले, इस बजट में क्या ऐसा हुआ जो आपको जरूर प्रभावित करेगा? जयंत जी, आपसे वेरी क्विक टेक यहां पर कैमरे पे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ है एक कॉमन मैन जो 12 लाख रुपए तक इनकम करता है, 12 लाख नहीं बोलना चाहिए, सैलरी क्लास 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में मुझे बहुत अच्छा लगा निशान जी, और इसमें ये एग्री करेंगे मेरे ख्याल से सर कि आप विश्वास मान लीजिए, मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब मार्केट गिरता है, मुझे पैसे की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो मेरी सारी एसआईपी नीचे के भाव में कट रही है। अरे तो और अच्छी बात है, जब जरूरत होगी तो ऊपर के भाव में कटेगी। चलिए, पहला। दूसरा, बड़ा खतरनाक नहीं निशान जी, दूसरा इनको स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है। निशान जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप ये मान के चलिए, अभी हम 5-7% है पॉपुलेशन के जो स्टॉक मार्केट में जुड़ा हुआ है, अगर यही डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मार्केट कहां जाएगा। सर ऑलरेडी दीपक जी क्या कह रहे हैं, 26,000 करोड़ की एसआईपी का इन्फ्लोज है। दीपक सर, इस बजट में आपके लिए क्या है, ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि फैंटास्टिक? मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल स्काई रॉकेट होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी के हाथ में लिक्विडिटी आती है तो वो दो चीज़ें करता है, या तो कुछ खरीद के खर्चा करता है, पर इंडिया में एक बहुत ख़ास आदत है इंडिया के लोगों की, और यही वजह है कि हम लोग कोविड जैसे पेंडेमिक के बाद भी खड़े हो गए कि हर आदमी यहाँ सेव करता है, यहाँ आदमी हैंड टू माउथ नहीं रहता, सेविंग इकोनॉमी। तो सेविंग हम लोग सब लोग करते हैं और हमें शुरू से सिखाया जाता है। तो जब 80,000 रुपया एक्स्ट्रा आएगा हर आदमी के हाथ में जो टैक्स नेट में है, मैं यही मानता हूँ मिनिमम इतना ही आएगा, तो वो इसका क्या करेगा? दो ही चीज़ें कर सकता है, या तो जाके बाजार में खर्चा कर देगा या अपनी सेविंग्स बढ़ा लेगा। अब सेविंग अगर उसने बैंक में बढ़ाई तो भी वो पैसा बाजार में यूज हो सकता है, और अगर उसने सिप डाली तो भी वो बाजार में आ गया। पॉइंट टेकन। तो ये सर, योर टेक, आपके लिए इस बजट में क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा मध्यम वर्ग को, जैसा जैन साहब ने भी कहा कि 12,75,000 तो एक है ही है, जो स्लैब में भी जो 25% वाला, पहले 20 लाख के बाद
30% था, अब वो 25% 24 लाख तक कर दिया, तो उसका भी बड़ा फायदा है। इसके साथ ही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का है यूथ, उसको देखते हुए कई ऐसे स्टेप, चाहे वो एमएसएमई में स्टार्टअप की जो बात की गई है और अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह का प्रोविजंस किए गए हैं, उससे जो भारत की इकोनॉमी थोड़ा सा जो इस बार डाउन आई थी जी, वो आगे बढ़ेगी। और ये इनकम टैक्स लैब इसलिए भी उसको वहाँ से भी कनेक्ट करना चाहिए कि अभी अभी सरकार ने 8th पे कमीशन भी अनाउंस किया। राइट सर, तो अब उसमें लेकिन भी सैलरी एक बार बढ़नी। एक सवाल मुझे भेजा है किसी ने, प्रोफेसर चोपड़ा, आपने डेमोग्राफी की बात की, वित्त मंत्री ने कहा डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफी, ये विकसित भारत के 3 पिलर है जो हमें 2047 तक चाहिए। लेकिन मुझे एक कोई यहाँ पर हमारे जानने वाले, वो देख रहे हैं टीवी, पूछ रहे हैं, आप जयंत जी आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री किया गया केवल सैलरीड के लिए है या सबको जिसकी भी इनकम 12 लाख तक? 12 लाख और सैलरीड, और उसमें क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, कंफर्म। और इस सैलरीड को 12,75,000, अब जो, हाँ ऑब्वियसली 75,000 का डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सैलरीड को मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा मिलता है, हाँ। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सैलरी वालों को होता है 12,75,000 तक। हाँ, हम तो न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे। पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक बार जरा स्क्रीन को देख लीजिए, हम आपको टैक्स रेट्स बता रहे हैं, आपको क्या क्या फायदा हुआ यहां पर भी देखिए, स्लैब्स के साथ वहां पर भी देखिए, नीचे हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं और क्या सस्ता क्या महंगा ये आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि अभी इस वक्त बजट का रियल इंपैक्ट क्या है और रियल इंपैक्ट में क्या क्या ओपिनियंस है, क्या क्या वो डिस्कशंस निकल के सामने आ रहे हैं। सर वेरी क्विक टेक हमारे दर्शकों के लिए इन फ्यू सेकंड्स, इस बजट में आपके लिए क्या था? सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे दिल को छूने वाला स्टेप है कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए मेडिकल उसमें लेके आने वाले, मतलब ये तबका वो जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सजेशन आपके चैनल ने दिया, वो मतलब आपका भी चैनल बधाई का पात्र है और इसको एक्सेप्ट किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग हमसे रोज दिन में 3-4 बार इंटरेक्ट करने वाले लोग हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, डिलीवरी गर्ल्स। सर ऐसे ऐसी स्टोरीज हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उनको देखने वाला नहीं, कंपनियां उनकी देखरेख नहीं करती, ये बहुत महत्वपूर्ण सरकार उनको बुलाती है तो वो लोग आते नहीं। तो अब कम से कम उनका एक तो सरकार ने 2-3 चीजें कही है सर, ई श्रम पोर्टल पर उनका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको इंश्योरेंस मिलेगा, तो एटलीस्ट उनको ये तो है कि उनको कोई देखने वाला है कि अगर कुछ होता है यहाँ पर। तो जो ये बिल्कुल, हमारे साथ शेयर मार्केट के एक और एक्सपर्ट आ चुके हैं और उनसे बात करते हैं। पहले दीपक जी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं, अब यहां से कैटेगरी वाइज बता सकते हैं आज के बजट के बाद कौन सा ऐसा सेक्टर आपको लगता है जिस पर सबसे ज्यादा बुलिश हो सकता है? ऑटोमोबाइल सबसे पहले, उसके बाद रियल एस्टेट, इंश्योरेंस यस, तीसरा जो मुझे लगता है ये कंज्यूमेबल्स जो हैं, क्या बोलते हैं इसे, वाइट गुड्स, वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आप समझ रहे हैं ये सवाल पर्सनल है वैसे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल्स, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और जैसे ही बढ़ेगी तो मार्केट में एक जो ग्रोथ रुकी हुई थी या हम नेगेटिव ग्रोथ पे थे, वो कहीं ना कहीं उसको वो दिया जाएगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सेल्स बढ़ जाएगी। संजय जी आप तो मतलब सोशल मीडिया पर खूब बताते हैं लोगों को किस सेक्टर में जाओ, आप मुझे बताइए पहला आपका कमेंट आज के बजट को देखते हुए। आई थिंक आज का बजट आपको यहाँ मखाने रखने चाहिए थे सबसे पहले, क्योंकि मखानों के लिए नेक्स्ट टाइम हम रखेंगे, हमने रखी है चीजें। अच्छा पीछे सब रखा हुआ है, बट मखाने मिस कर गए। बिल्कुल, मैं देखता हूँ यहाँ पे शायद मखाने, लेकिन आप बोलिए। हाँ आप बोलिए और क्या बोल रहे हैं आप? तो इस बजट पे हमारे सारे बिहारी भाई सब पे, वो कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारी, जी जी जी, तो बिहार सब पे भारी हुआ है। 2-3 बड़े गिफ्ट्स बिहार को मिले हैं। जी जी, और मजेदार बात ये थी कि निर्मला सीतारमण जी ने जो है बिहार की वो मधुबनी साड़ी ही पहनी हुई थी। यस, और उसके साथ साथ उन्होंने बिहार को 2 गिफ्ट दिए, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नहीं 5 गिफ्ट दिए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी दिया। हाँ यस, उन्होंने बुद्धा सर्किट का विस्तार दिया, पट्टा आईआईटी का विस्तार दिया, और जिसकी मखाने की बात कर रहे थे, मखाने की अलग डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पिछले साल मिलेट्स में बहुत फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको समझ आ गया कि एक एक चीज को अगर हम पकड़ के एक्सपोर्ट्स पे लेके जाएंगे तो हमारे देश का काफी वो होगा। आई थिंक फ्रॉम सेक्टर वाइज डिफेंस के लिए अब आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, डिफेंस में आपको डिफेंस लेना पड़ेगा, डिफेंस में डिफेंसिव होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज सारे डिफेंस स्टॉक्स ऑलमोस्ट 30 से लेके 50% गिर चुके हैं जी। और आज अगर आप देखें तो HAL, RVNL ये सारे 5-6% नीचे चल रहे हैं। ओके, अगर जो सेक्टर्स पॉजिटिव अच्छा, ये मार्केट गिरा क्यों, ये यही बता दीजिए। ये मार्केट देखिए क्या हुआ कि आप माइंडसेट शिफ्ट समझिए। आज तक पिछले 7 साल में
हमने सॉरी पिछले 10 साल में रादर बीजेपी गवर्नमेंट को एक ही चीज करते हुए देखा है, इंफ्रास्पेंड 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 इंफ्रास्पेंड। कभी हमने उनको बहुत ज्यादा पब्लिक के लिए करते हुए नहीं देखा। हमने हमेशा देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स डाल दिया, डिविडेंड पे टैक्स डाल दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया, ये सब करते गए। पहली बार आज 10-11 साल के बाद ऐसा मौका आया, 8वें उन्होंने स्पीच में मैडम ने बोला कि भाई मैं जनता के हाथ में कुछ देना चाहती हूं। उसका मुझे लगता है एक बड़ा कारण यह था सर कि पिछले साल 11,11,000 करोड़ का टारगेट सेट किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो कंप्लीटली मीट आउट नहीं हुआ। तो उनको लगा मैं टारगेट ये बढ़ा दूं, पिछले वाला मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो इससे अच्छा है कि जनता के हाथ में थोड़ा पैसा दे देते हैं ताकि जनता थोड़ा सा खर्च कर सके। तो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया, यूनिलीवर भाग गया, मारुति भाग गया, क्योंकि सबको लगा भी 80,000 में सबको बहुत ज्यादा जो है वो स्टेक होल्डर्स आ चुके हैं। 1,10,000 करोड़ रुपया लोगों के हाथ में आएगा, इसमें से कुछ पोर्शन लोग सेव करेंगे, कुछ निवेश करेंगे और ऑब्वियसली बहुत सारा पोर्शन खर्च करेंगे। एक सिंपल मैथ अगर दूं, अगर 80,000 एक व्यक्ति के हाथ में बचता है तो मोटा मोटी उसके हाथ में 6 से 7,000 रुपए महीना बचता है। ठीक है। तो अगर मैं होम लोन के एंगल से भी बात करूं तो वो करीबन 10 लाख रुपए का लोन ज्यादा ले सकता है, यानी कि वो एक 10 लाख रुपए तक का घर महंगा ले सकता है। अगर गाड़ी पे आ जाऊं तो 2,000 रुपए की किस्त होती है महीने की, तो उसके हिसाब से भी वो आज करीबन 3 से 4 लाख रुपए का ज्यादा लोन ले सकता है गाड़ी के लिए। ठीक है। तो इसलिए अचानक से गाड़ियों का जो आपने स्टॉक्स देखा वो भाग गए। एक स्टॉक एक जो कैटेगरी बहुत भागी वो थी कार्ड्स की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स पे अब लोग ज्यादा खर्च करेंगे। तो एसबीआई कार्ड्स जैसी कंपनी जो है, नहीं वो तो किसानों का क्रेडिट कार्ड का जो ग्रीन कार्ड होता है वो भी 5 लाख कर दिया है। अभी उनके लिए भी, एसएमईज के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया कि हम अलग से क्रेडिट कार्ड बना के देंगे। मैं उधर आ रहा था। दूसरा उन्होंने एक चीज जो अच्छी की, अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइना की एक कंपनी डीपसीक एआई, जब वो लॉन्च हुई तो अचानक से एनवीडिया $600 बिलियन गिर गया। भारत के पास कोई एआई नहीं है, तो आज उन्होंने 500 करोड़ रुपए का निवेश अनाउंस किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए, एआई के लिए। नहीं, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगा होगा ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। देखिए मैं ये कहूंगा कि फाइन बैलेंस रखने की कोशिश प्रयत्न किया गया है। जॉब्स पे मुझे बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं, जैसे पिछले साल के बजट में जॉब्स पे बहुत क्लियर इंपैक्ट था, इंटर्नशिप्स पे फोकस था। इस साल वो नहीं दिखा मेरे को, पर इस साल इनडायरेक्ट दिखा है। जैसे मैंने देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लेडीज के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का लोन अनाउंस कर दिया है। एसएमईज के लिए उन्होंने लोन्स इजी कर दिए हैं। छोटे रेडी वालों के लिए उन्होंने कहा कि आपके यूपीआई के पेमेंट्स के बेसिस पे हम लोन दे देंगे आपको। उसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप्स की जो अवधि थी वो 2030 कर दी है कि स्टार्टअप्स के जो भी बेनिफिट्स है वो 2030 तक जो भी स्टार्टअप बनेगी उसको हम देंगे। तो ये जो सारे मेजर्स हैं आलोक जी, हम अभी बात कर रहे थे इकोनॉमी थोड़ी सी डल हो रही थी, इकोनॉमी को एक बूस्टर चाहिए था, क्या इसको बूस्टर बजट माने हम? देखिए क्लियरली मेजर बूस्टर तो आपको ये समझ में आता है कि अगर मेरी जेब से टैक्स कम जा रहा है तो उसको मैं क्या करूंगा, या तो सेव करूंगा या खर्च करूंगा। खर्च करूंगा तो तमाम चीजों की डिमांड पैदा होगी, सेव करूंगा तो एसआईपी या बैंक के पास जाएगा या फंड के पास जाएगा या शेयर्स में जाएगा। तो ओवरऑल एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा छोड़ा आपने, उस पैसे का इस्तेमाल मार्केट में करेगा। तो मुझे लगता है कि डिमांड के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आने वाले कुछ महीनों में हमको बढ़ोतरी देखनी चाहिए। तो उस हिसाब से पॉजिटिव मान। आपको क्या लगता है जयंत जी, क्या ये कंजम्पशन ओरिएंटेड या डिमांड ओरिएंटेड बजट है? डिमांड इंक्रीज करेगा और डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या जो निजी सेक्टर है वो पैसा खर्च करेगा, कैपेक्स करेगा, लोगों के लिए फैक्ट्रियां लगाएगा, जॉब्स बढ़ेगी? अच्छा, इस बीच देखिए क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना उद्धव गुट की नेता, सुनिए। मैम, जो बजट आया है उसमें मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिली है, उस पर क्या कहेंगी? बिहार पर फोकस है, उस पर क्या कहेंगी? और किसानों नौजवानों के लिए क्या है, उस पर क्या कहेंगी? मैं कहूँगी जो मिडिल क्लास है, जो इतने लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहा था, इस गुंगी बहरी सरकार से उम्मीद कर रहा था कि बजट में उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। आज 240 में जब जनता ने उनको वोट देकर भेजा है, आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। जिस तरीके से उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी पर खर्चे बढ़ रहे थे और कोई सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, आज इस 12 लाख एग्जेम्पशन से अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। मैं कहती हूँ बिहार की जनता तो कह रही होगी हर साल यहाँ पर चुनाव आए, जैसे अगर हर साल चुनाव आता है तभी भारतीय जनता पार्टी का फोकस उस राज्य पे जाता है। कुछ दिन पहले बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ था, अब बिहार के लिए हुआ है क्योंकि चुनाव पास में है। देखिए, तो ये थी शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। आप सुनिए कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा क्या कह रही हैं। टैक्स के बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं
गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नज़र आ रहा है। अभी मैं पूछ रहा था यहाँ पे कि आपको कुछ नजर आ रहा है जो नहीं किया। अगर कांग्रेस के लीडर से पूछते तो उनको तो वही नजर आ रहा है कि जो नहीं किया। देखिए कुमारी सलजा कह रही है कि एमएसपी नहीं दी, कुछ यहाँ पे ग्रोथ के लिए नहीं दिखा, तो ये पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था, कंजम्पशन और डिमांड बढ़ाएगा ये बजट, नौकरियां देगा बजट? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ बजट में टोबैको को लेकर कोई इंटरेस्ट या रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी 2 मिनट पहले ही डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बोले थे आईटीसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मैंने कहाँ से आएगा, टैक्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं। जनरली देखा जाए टोबैको पे वो टैक्स लगा। बट इन्होंने एक बात और कही थी, डेविल लाइज इन फाइन प्रिंट्स। ठीक है, नहीं सर, अब इस पे क्वेश्चन मत करिए प्लीज। आप ये मान के चलिए बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा बजट आया है, इसको ना पॉलिटिसाइज करिए, ना किसी पार्टी को करिए, ना इलेक्शन को करिए। सर आप सीए हैं, आपको इनकम टैक्स चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस युवा को नौकरी चाहिए, जिसको पढ़ाई के लिए बहुत उसके पास पैसा नहीं है, संसाधन चाहिए, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी तो बताइए। नहीं दीपक सर, अभी सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे ने ये आह्वान किया है निजी क्षेत्र के, भैया आप भी इन्वेस्ट करो। हाँ, अभी जो इन्वेस्टमेंट सरकार कहना चाहिए। देखिए एक चीज और देखिए, ये जो हमने खबर दिखाई थी वो खबर कि किस तरह से गिग वर्कर, ये देखिए गिग वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये गौरव वल्लभ, गौरव TV9 में बजट की जो भविष्यवाणी की थी वो देखिए TV9 की खबर पर मुहर लग गई। सबसे पहली जो भविष्यवाणी थी आय करदाताओं के लिए राहत, बिल्कुल यहां पर है। दूसरी भविष्यवाणी थी एमएसएमईज को पूंजी दी जाएगी, वो यहां पर है। तीसरी लो इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ वाला बजट होगा, वो यहां पर है। और चौथी भविष्यवाणी थी कैपेक्स बढ़ेगा, वो यहां पर दिखता है। सर अब आप बताओ, TV9 ने कल ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, मानोगे नहीं मानोगे आप? बिल्कुल जो जैन जी, क्लैपिंग, एक बार क्लैपिंग हो जाए TV9 के लिए, क्लैपिंग हो जाए प्लीज। सर मैं अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकता हूं उनको? सर वो तो अभी आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। कल जब ये प्रोग्राम हो रहा था तुरंत मैंने इनको मैसेज किया था, ये इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो रहे हैं? तो इन्होंने बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं तो सोच रहा हूँ 15 लाख तक हो जाएगा। तो बोले नहीं इतना नहीं होगा, 15 कहाँ सोच रहे हो? तो 15 तो हुआ भी नहीं सर, अब तो 12 ही हुआ। 12 हो गया, बहुत बड़ी बात। अरे 12 तक हो, बहुत बड़ी। दीपक चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, चिराग पासवान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही। देखिए एनडीए का अहम दल है LJPR और उनके नेता चिराग पासवान ये कहते हुए बजट पर उनकी प्रतिक्रिया आई है, पीएम को और वित्त मंत्री को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि गरीब और किसानों की उम्मीद वाला बजट है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मखाना बोर्ड से साहनी समाज को फायदा होगा। देखिए बिहार के लीडर बहुत ज्यादा खुश है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आप हमेशा मांग करते रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इतना बल मिला उसको? बिल्कुल, मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये बजट मजबूती देता है। बट हाँ, पहले मैं एक सहयोगी होने के नाते प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें हर क्षेत्र, हर सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया। बट आपने बिहार का जिक्र किया, जरूर बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया, कोसी की त्रासदी हमने हर बिहारी जानता है, उसके समाधान का इसमें जिक्र किया गया। और खासतौर पर मेरे मंत्रालय, और मेरे लिए खुशी की बात है कि निफ्टम की मांग लंबे समय से हम लोग करते आए। मेरे मंत्री बनने के बाद अगला जो निफ्टम खुलने जा रहा है वो मेरे ही गृह राज्य में बिहार में खुलने जा रहा है। मखाना, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसके लेकर बोर्ड गठित करने का इसमें जिक्र किया गया, जो पुनः हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एक बिहारी होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहीं देशवासियों की तरफ से भी, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट दिए गए हैं, कैसे देशवासियों के हाथ में ज़्यादा कमाई बचे, इसकी भी सोच का ध्यान रखा गया। एक जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि तो देखिए ये चिराग पासवान यहां पर कहते हुए साफ कि बजट में बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया, तारीफ करते हुए इस बजट की। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, आप जैन जी अपनी बात करें। दीपक जी अभी बोल रहे थे कि हाउसिंग में बहुत बड़ा इजाफा होगा, और बिल्कुल होने वाली बात है। 2 घर तक आपका टैक्स फ्री कर दिया है। इसको जरा आसान भाषा में समझाओ हमारे व्यूअर्स के लिए। एक घर था, अब 2 घर, क्या कहोगे? गौरव जी जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास अगर एक घर है, तो मैं 4 मुझे मिलता है, मैं उसको टैक्स देता हूँ। देखिए आपके पास एक घर है तो आप उस घर को अगर किराए पे दे रहे हैं तो अलग चीज है, आपका वो टैक्स के दायरे में आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर आपका एक घर है और आप सपोज TV9 वाले घर अपना देते हैं, क्योंकि नोएडा में ही है और आपका गुड़गांव में घर है, तो वो खाली पड़ा हुआ है, तो वो खाली जो घर पड़ा हुआ है उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देते। इनफैक्ट अगर उसके ऊपर आप हाउसिंग लोन देते हो, ब्याज इंस्टॉलमेंट,
तो आपकी इनकम में से, आय में से वो जो लॉस है वो सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है। वो एक घर था। इस बजट में उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास 3 घर है और 2 खाली हैं, 2 खाली हैं, तो उन 2 घरों को भी सेल्फ ऑक्युपाइड करके आप आराम से उसको टैक्स फ्री कर सकते हैं 2 घरों में। बट ध्यान क्या रखना है कि वो लेट आउट नहीं होने चाहिए। जैसे खाली घर है, जैसे सपोज मेरे 2 घर है नहीं 2 घर है, एक घर में खुद रह रहा हूं, एक मेरा खाली पड़ा हुआ है। तो जो घर में रह रहा हूं वो तो हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड, और जो खाली पड़ा हुआ है ना उसको मैं डीम्ड लेट आउट मान के उसके ऊपर एक डीम्ड इनकम बना के टैक्स देता हूं। अब सरकार ने बोला आपको दूसरे घर के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए, तो ये 2 घर हैं तो भी आपको फायदा हुआ है यहां पर। लेकिन देखिए, बजट पर हमेशा की तरह एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। क्या कह रहे हैं पक्ष विपक्ष, आइए सुनते। भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है, तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए। पिछले बजट में भी बिहार के लिए घोषणा हुआ था, इसलिए चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, अच्छे काम के लिए हमेशा समय होता है। और मैं समझता हूं कि सचमुच बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, हवाई अड्डा के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिहार को तो निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग, सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। तो देखिए, सरकार की तरफ से या कहें पार्टी की तरफ से, जहां पर राजीव प्रताप रूडी इस बजट को अच्छा बताते हुए और विपक्ष बिल्कुल एकदम नाकारा बजट साबित करने पर तुला हुआ है। इसको गौरव गोगोई को सुना आपने, लेकिन हमने जो कहा वो यहां पर हो गया भाई साहब। TV9 ने जो कहा, बजट फुल एंड फाइनल से पहले जो भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो गई। ये 4 भविष्यवाणियां कल गौरव एंड गौरव बजट की भविष्यवाणी शो में TV9 पर की गई थी, और ये आयकर दाताओं के लिए राहत TV9 पर जो भविष्यवाणी की गई वो बिल्कुल सही साबित हुई। TV9 पर ही 25% के नए स्लैब की भविष्यवाणी हुई थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। दूसरा, MSMEs को पूंजी देकर नौकरी बढ़ाने पर सरकार का फोकस होगा, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। MSMEs को और ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, क्रेडिट गारंटीज दी जा रही हैं। तीसरा, लो इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ वाला बजट होगा। तो सरकार ने जो इस तरह इनकम टैक्स में छूट दी है, उससे लोगों की जेब में जो पैसा बचेगा वो ग्रोथ बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाएगा, ये हमारे एक्सपर्ट ही कह रहे हैं। तो देखिए, ये भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। और चौथा, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का फोकस बढ़ेगा, और वो भी यहां पर सही साबित होता हुआ। तो TV9 ने जो बताया, TV9 की खबर जो थी उस पर मुहर बजट पर लग गई। TV9 ने जो आपको बताया कल, वो आज सच साबित हो गया। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए साइन भी है 31 तारीख का, तो वो साफ है। यहां पर हमने आपके सामने जो एक भविष्यवाणी की थी, या हमने आपके सामने जो एक स्पेशल शो के जरिए आपको बताने की कोशिश की थी कि TV9 के सोर्सेस क्या कहते हैं, TV9 का यहाँ के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वो आपके सामने यहां पर सच साबित हो गया। ये बजट, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है, ये भी कमेंट आ रहा है अमित शाह जी का। लेकिन मैं एक कमेंट संदीप जी आपसे देता हूं। आप कहते हैं मैं अपनी बर्थ डेट भेज देता हूं, अभी गौरव जी आएंगे, उनको भेज दीजिएगा आप। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रिडिक्शन बिंगो बिल्कुल काफी सटीक प्रेडिक्शन थी? बिकॉज ये प्रेडिक्शन करना भी बहुत डेंजरस था, बिकॉज कभी पिछले 7-8 साल में कोई ऐसी बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिली नहीं है। नहीं, बिल्कुल थोड़े छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं, छोटे छोटे अवार्ड्स। जैसे अगर मैं बताऊं, पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल जो बेनिफिट दिया गया था वो 17,500 रुपए का दिया गया था, 17,500, और इस साल वो बेनिफिट मिनिमम 70-80 हजार का, 12.5 का टैक्स लगा के वो भी बराबर कर दिया, और वो उधर बराबर कर दिया था। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट को छुआ ही नहीं है। ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को छुआ, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को छुआ, ना डिविडेंड टैक्सेशन को छुआ। सब कुछ को साइड कर दिया कि चलो ठीक है, अभी मार्केट्स वैसे ही 10-15% गिर चुकी थी, तो थोड़ा उनको रियायत दी गई है। नहीं तो FPIs ने काफी पैसा, FIIs ने निकाला है अपना पिछले 1-2 महीनों के अंदर। दीपक जी, आपको क्या लगता है, भविष्यवाणियां सच साबित हुई बिल्कुल एकदम? दीपक जी परफेक्ट है जी, बिल्कुल एकदम मजेदार, 100% है। आप 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं? 100 में 110। क्या बात कर रहे हैं आपने, आप तो दिल जीत क्योंकि लिया। ऐसी आपने तो दिल जीत लिया वित्त मंत्री की तरह। क्योंकि ऐसा तो मतलब जिसे कहते हैं कि इस तरह का प्रेडिक्शन करना
ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि हम लोग भी कल सोच रहे थे कि मतलब इतना टाइट कंपार्टमेंट है, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हाँ इस बार कोशिश की गई है और दिल से कोशिश की गई है। अगर आप इस शो को जाएंगे और फिर से देखेंगे हमारे YouTube चैनल पर, तो ये तो हमने बड़ा यहाँ पर ब्रीफ में बताया है। उन्होंने ये भी कहा था कि 25% का एक नया स्लैब भी आ सकता है, और वो आया, 25% का नया स्लैब भी आया। ये भी भविष्यवाणी थी जो इनकम टैक्स वाले सेक्शन में उन्होंने बताया था। देखिए हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम तो मार्केट के डेटा को रीड करके और पिछले आंकड़ों को रीड करके, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट वाले हैं तो हम तो बस ऐसे ही कर सकते हैं, जो पिछले आंकड़े हैं उनको रीड करके आगे के लिए। नहीं आपने आपका अलग जॉनर है और आप अपने जॉनर के मास्टर हैं, वो तो मैं मानता हूं। प्रोफेसर चोपड़ा, आपका क्या कहना है इस भविष्यवाणी पर? एक छोटा सा कमेंट। देखिए, ये बजट इसलिए भी क्रेडिबल है कि बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस तरह की रिसेंटली खबरें आ रही थी कि ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो रहा है, किस तरह से इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, तो उन सभी सर्कमस्टांसिस में, और इंटरनेशनली भी, ना केवल ट्रंप की बात आप कर रहे हैं, इसके अलावा रशियन यूक्रेन वार और सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब है, तो वो एक चुनौतीपूर्ण टाइट रोप पे चलकर उन चुनौतियों को मानते हुए ये जो बजट जब आया तो वाकई लगा कि इसमें फिनेंस मिनिस्टर ने जो अपना एक्सपीरियंस और देखिए हमारे बीच आ गए हैं आज के जो सुपर हीरो हैं, आज के हमारे सबसे खास मेहमान, जिन्होंने कल महफिल लूट ली और आज जिनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। गौरव वल्लभ हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। गौरव वल्लभ के साथ हम फिर से वही बात करेंगे कि क्या उनको कहीं से फोन आया था या उन्होंने ये अपने अनुमान को लगाया था, वो हम बात करेंगे उनसे। गौरव वल्लभ आ चुके हैं, लेकिन गौरव आइए प्लीज ज्वाइन कीजिए हमें यहाँ पे। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार। मैन ऑफ द मोमेंट गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिन्होंने TV9 पे भविष्यवाणी की थी। कैसे हैं आप? कैसा लगा बजट? बिल्कुल, आप देखिए ये साइन किया हुआ है, मेरा साइन किया हुआ नहीं, डेट है, और लोग हमें फोन कर रहे हैं। गौरव वल्लभ जी को क्या पता था क्या पहले से? देखिए आप इधर एक एक पे बात करिए। ये जो कल वाला फोटो एक बार दिखाएंगे तो ये देखिए आप हुआ कि नहीं है। आप कल 8-10 पे ही अटके हुए थे। हमारे साथ अमिताभ कांत जी जुड़ चुके हैं। एक मिनट मैं उनसे बात कर लूं, फिर आपके पास आता हूं, फिर इसमें बात करता हूं। अमिताभ कांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। सर, बजट को लेकर मिडिल क्लास बड़ा खुश है और वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से इनकम टैक्स में कुछ मिला नहीं था, इस बार तो वित्त मंत्री जी ने छप्पर फाड़ के दे दिया। तो आप क्या कहते हैं, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट, देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट, क्या कमेंट है सर आपका? देखिए, ये बजट भारत का बजट है और ये भारत को लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में 8% प्लस की ग्रोथ पर रेट पर ले जाने वाला बजट है। पर इसमें स्पेशल एम्फेसिस मिडिल क्लास पे दिया गया क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक की इनकम को पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट किया है। 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स का दिया है मिडिल क्लास को, और करीब 2600 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स का रिलीफ दिया है। तो ये मिडिल क्लास को तो बेनिफिट करेगा, पर मिडिल क्लास को जब बेनिफिट करता है तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है, उससे सेविंग बढ़ती है, और जब सेविंग बढ़ती है तो उससे डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड जब बढ़ेगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी। तो फिलिप टू डिमांड है। पर ये जो उन्होंने किया है सारा, वो बड़े फिस्कली रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया है, क्योंकि उनके लिए ये भी ज़रूरी था कि फिस्कल मैनेजमेंट हो, अच्छी मैक्रो इकोनॉमी रहे, नहीं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इस बार फिस्कल डेफिसिट 4.8% था जीडीपी का। अगली बार इस कमिंग ईयर में उन्होंने कहा कि ये 4.4% पर ही रहेगा। तो ये दिखाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े रिस्पॉन्सिबल तरह से ये बजट बनाया है। और तीसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि ये बजट पहली बार है कि बड़े लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर बहुत फोकस है। देखिए, टूरिज्म पर फोकस है। ये 50 शहरों जहां पर ये फोकस आएगा वहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया है टूरिज्म को। तो होटल जो बनेंगे उनको इंटरेस्ट रेट, पावर, एनर्जी वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेट्स पर मिलेंगी। और उसके अलावा टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, इन सब सेक्टर्स पर फोकस है। और मेरे विचार से ये बजट जो
क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है, क्योंकि अभी हम सोलर इंपोर्ट करते हैं, हम ये फ्यूल सेल इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइजर इंपोर्ट करते हैं। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग मिशन मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेगा। और लेकिन अमिताभ जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, देखिए कल इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें कहा गया कि अगर 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनना है तो हमें 8% की कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए होगी, यानी 8% की जीडीपी ग्रोथ हमें लगभग 10-20 सालों तक चाहिए होगी अगर 2047 तक हमें विकसित बनना है। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि 6.3 से 6.8% तक रह सकती है भारत की ग्रोथ। तो आपको इस बजट में ग्रोथ बढ़ाने का रोड मैप, नौकरियां पैदा करने का रोड मैप और इसके अलावा लोगों के लिए और ज्यादा तरक्की लाने वाला रोड मैप दिखता है? मुझे तो दिखता है जी, क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस करता है, ये एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर फोकस करता है, क्योंकि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटले 11.2 लाख करोड़ रखा गया है, जो कि वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि जो ओवरऑल बजट की थीम है कि ग्रोथ के साथ जॉब्स भी बने, ये आवश्यक है। और ये बजट आपको लॉन्ग टर्म में 8% ग्रोथ पर ही ले जाएगा, 6.5% से 8% ग्रोथ, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन रुक रहा है, टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, पर इंडिया को अपनी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने पड़ेगी और अपने लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमिताभ कांत जी, नीति आयोग के पूर्व सीईओ हमारे साथ जुड़े हुए थे, G20 के शेरपा, साफ कहते हुए कि इसमें ग्रोथ बढ़ाने वाला हमको रोड मैप दिखता है, नौकरियां पैदा करने वाला रोड मैप दिखता है। लेकिन गौरव वल्लभ जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये कैसे आपके दिमाग में आया और आपने सोचा था कि 12 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगा? ये 12 लाख तो मैंने भी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था ना? हाँ, मैं कितना सोचा था आपने? 10 लाख देख लीजिए जयंत जी कह रहे हैं गौरव जी से कि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए क्यों नहीं बोला? कि क्यों नहीं बोला? अब आपको लोग कह रहे हैं मेरी बर्थ डेट और मेरा बर्थ प्लेस भेज दो, जन्म कुंडली बनवा दो मेरी इनसे। देखिए ये हुआ, एमएसएमई को और कैपिटल दी जा रही है, टर्म लोन 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ाया, रिलीफ आयकर दाताओं को, मिडिल क्लास को। और रिलीफ सिर्फ एक कर का ही नहीं है, रिलीफ मिडिल क्लास को कई चीजों में है। अगर मान लो 13,000 फेलोशिप, पीएम फेलोशिप बच्चों को मिलेगी, वो ज्यादातर अधिकतर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं। पीएम फेलोशिप अगर आईआईटी में सीटें बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेगी, तो वो मिडिल क्लास को ही रिलीफ